आज हम बात करेंगे हेसेस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। हेसेस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पर हेसेस लॉ अप्लाई किया जाता है, हेसेस लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो हेसेस लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि ठीक है ना, बम्ब कैलोरीमीटर हमने पढ़ा है, ठीक है ना। बम्ब कैलोरीमीटर हमने पढ़ा था कि बम्ब कैलोरीमीटर में हमने पढ़ा था कि हम इसमें किसी भी चीज़ की डायरेक्ट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, ठीक है ना। और यहाँ पर करके ये ढक्कन लगा हुआ है, और यहाँ पर करके प्लाटिनम क्रूसिबल होता है, ठीक है ना। ये प्लाटिनम क्रूसिबल है, ये प्लाटिनम क्रूसिबल है। और यहाँ पर करके वो पेट्री डिश रखी होती है, और इसके अंदर वो सैंपल रखा होता है कि जिसकी एनर्जी आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है थ्रू बम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है ना। प्लाटिनम क्रूसिबल क्या काम करता है, ये चिंगारी देता है और यहाँ पर ये जलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन होती है, 20 ATM प्रेशर वाली ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर 20 ATM है इस फ्लास्क के अंदर, 20 ATM इस फ्लास्क के अंदर 20 ATM है प्रेशर क्रिएट करने वाली ऑक्सीजन है, 20 ATM ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर फ्लास्क के अंदर 20 ATM ऑक्सीजन है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम रख दिया, ये एल्यूमिनियम रख दिया हमने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर 20 ATM प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जबकि आम हम जिस एटमॉस्फेयर में भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 ATM, जबकि यहाँ पर सिर्फ इसी गैस ने 20 ATM प्रेशर क्रिएट कर दिया इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है ना। यानी कि जब भी थोड़ी सी भी चिंगारी मिलेगी ना इसे, तो फ़ौरन से जलना शुरू कर देगी ये चीज़। बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होने का मतलब क्या है कि चीज़ थोड़ी सी चिंगारी मिलेगी और सारी की सारी यकदम ही जल जाएगी और बहुत हैवी किस्म का ब्लास्ट क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर जो सा एल्यूमिनियम होता है ना, ये एल्यूमिनियम ये जलता नहीं है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की आप डायरेक्टली एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम की डायरेक्टली एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, जैसे ये एल्यूमिनियम नीचे से प्लाटिनम क्रूसिबल थोड़ी चिंगारी देता है इस एल्यूमिनियम जैसे जलना शुरू कर देता है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये रिएक्शन होता है। एल्यूमिनियम जैसे ही ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करता है तो बन जाता है Al2O3 बन जाता है, ठीक है। Al2O3 बन जाता है। यहाँ पर Al2 एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन के वहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर भी 3 आ गए, ये 2 से कैंसिल, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के एटम जिधर भी, 3 ऑक्सीजन के एटम जिधर भी, ठीक है ना। समझ आ गई, इस तरीके से बैलेंस हो गई। Al2O3 जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, इसकी पतली सी लेयर यहाँ पर बन जाती है ऐसे, जैसे इसकी पतली सी लेयर बन जाती है ना, तो ये मज़ीद रिएक्शन नहीं होने देती, यानी कि मज़ीद एल्यूमिनियम जल नहीं पाता, ठीक है ना। जब मज़ीद एल्यूमिनियम जल नहीं पाता तो फिर हम इसकी डायरेक्टली एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम जोन सा है ये मज़ीद जलता नहीं है। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से पतली सी लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये क्या करती है, ये मज़ीद एल्यूमिनियम को जलने नहीं देती। जब मज़ीद एल्यूमिनियम एनर्जी जलता नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो बम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू एल्यूमिनियम की डायरेक्टली एनर्जी
जितनी भी है इस एलुमिनियम के अंदर वो कैलकुलेट भी नहीं होगी। जब डायरेक्टली एनर्जी, डायरेक्टली इंथाल्पी कैलकुलेट नहीं हो रही इसके ज़रिए से, बम कैलोरीमीटर के ज़रिए से, तो अब हम हेसिस लॉ का यूज़ करेंगे। हेसिस लॉ क्या करेगा, इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में एलुमिनियम की एनर्जी कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ठीक है ना, समझ आ गया। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एलुमिनियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन ही ना हो रहा यहाँ पर, तो एलुमिनियम ऑक्साइड को किसी और चीज़ से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है ना, और ये दोबारा से जब ये सारी की सारी लेयर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, फिर से इसको जलाएंगे। जब फिर एलुमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर इसका उस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाएंगे कि जिसकी वजह से ये एलुमिनियम ऑक्साइड ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में हम एलुमिनियम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू हेसिस लॉ। ठीक है ना, ये इसकी पहली एप्लीकेशन है कि राइट डाउन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। हेसिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंथाल्पीज इनडायरेक्टली। ठीक है ना, हेसिस लॉ जो सा होता है वो इंथाल्पीज को इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में, यानी कि अगर किसी चीज़ को आप डायरेक्टली वे ऑफ मैनर में उसकी इंथाल्पी कैलकुलेट नहीं हो रही, तो हम उस चीज़ को इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में उसकी इंथाल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। हेसिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंथाल्पीज इनडायरेक्टली। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब फिर उसके बाद द इंथाल्पी ऑफ एलुमिनियम कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। ठीक है ना, हम इंथाल्पी ऑफ एलुमिनियम की इंथाल्पी को कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। इस एलुमिनियम की इंथाल्पी को डायरेक्टली इसकी इंथाल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि इसकी इंथाल्पी, यानी कि इसकी इंथाल्पी जो सी डेल्टा एच है ना, वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजारेंगे। पहले दूसरा रिएक्शन करवाएंगे, जब ये एलुमिनियम ऑक्साइड ख़त्म हो जाएगा ना, फिर से एलुमिनियम आ जाएगा और फिर इसका ऑक्सीजन की मौजूदगी में फिर रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि डेल्टा H1 डेल्टा H2 इन दोनों को जमा करेंगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में हम निकाल लेंगे जी डेल्टा H, इंथाल्पी ऑफ एलुमिनियम। इस तरीके से हम इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में एलुमिनियम ऑक्साइड की इंथाल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, नीचे एलुमिनियम ऑक्साइड के साथ ये एलुमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन नहीं ना होने दे रहा एलुमिनियम का, ये ऑक्सीजन के साथ, हम क्या करेंगे, इस एलुमिनियम ऑक्साइड का उस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे कि जो एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर को ख़त्म कर दे और दोबारा से एलुमिनियम यहाँ पर बना दे, दोबारा से यहाँ पर एलुमिनियम की लेयर आ जाए, या एलुमिनियम ऑक्साइड की सारी लेयर ख़त्म हो जाए। जैसे ही वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा तो उस दौरान जो सी एनर्जी खारिज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी वो आ जाएगी इंथाल्पी में। ठीक है ना, और दोबारा से ये वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा H1, फिर दूसरा वाला रिएक्शन डेल्टा H2, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है ना, और फिर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को जमा करके हम टोटल इंथाल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंथाल्पी ऑफ। ठीक है ना, इसकी इंथाल्पी कैलकुलेट कर लेंगे एलुमिनियम की। द इंथाल्पी ऑफ एलुमिनियम कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि इस ऑक्साइड की, एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से, ठीक है ना, लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द टॉप ऑफ एलुमिनियम, एलुमिनियम के ऊपर ये ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से हम एलुमिनियम का डायरेक्टली एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए एलुमिनियम की एनर्जी कितनी भी है, जितनी एनर्जी इसमें है एलुमिनियम के अंदर, एलुमिनियम मेटल के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में कैलकुलेट करने के लिए हम हेसिस लॉ का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी है जी ये कि द इंथाल्पी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ नॉट मेजर डायरेक्टली बिकॉज क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी हम डायरेक्टली वे ऑफ मैनर में एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये देखें, इसकी वजह ये है कि ये देखें यहाँ पर इसकी वजह ये है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हम अल्केन की हेलोजिनेशन करते हैं तो उस दौरान प्रोड्यूस हो जाता है मिथाइल CH3, एक Cl इसके साथ आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर HCl बन जाएगा। इसी तरीके से ये रिएक्शन चलता जाएगा। फिर उसके बाद CH2 Cl2 बन जाएगा, फिर उसके बाद आखिर में CH3 CH बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, और फिर उसके बाद CCl4 बन जाएगा। इस तरीके से इसकी डायरेक्ट इंथाल्पी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
इसकी डायरेक्टली इंथाल्पी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देती, ठीक है ना, तो फिर हम इसकी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे, डायरेक्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते थे कार्बन टेट्राक्लोराइड की थ्रू बम्ब कैलोरीमीटर। लेकिन यहाँ पर मीथेन बना रही है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 4 स्टेप्स में अल्केन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रही है। तो इसलिए चारों के चारों स्टेप्स की हमने अलग अलग इंथाल्पी कैलकुलेट करनी है। डेल्टा H1 करेंगे, फिर डेल्टा H2 करेंगे, फिर डेल्टा H3 करेंगे, डेल्टा H4 करेंगे, फिर इन सारे के सारे इंथाल्पीज़ को जमा करके, ठीक है ना, जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की ये वाली इंथाल्पी आ जाएगी जो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं ना हो रही थी। कार्बन टेट्राक्लोराइड की इंथाल्पी जो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पा रही थी, वो हमने हेसेस लॉ की मदद से सारे के सारे रिएक्शंस की के अंदर जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जितनी भी एनर्जी इमिट हो रही थी, वो सारी की सारी एनर्जीज़ को हमने, ठीक है ना, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 की शक्ल में लिख दिया, ठीक है ना। और फिर उन सारी की सारी एनर्जीज़ को जमा किया, और जमा करने के बाद हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली कि कितनी एनर्जी मौजूद है इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है ना। इनडायरेक्टली वे ऑफ मैटर में हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद है वो सारी की सारी एनर्जी हमने निकाली थ्रू हेसेस लॉ। द एंथैल्पी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ नॉट मेजर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 स्टेप्स में बन रहा है, 4 स्टेप्स में बन रहा है, इसलिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते इंथाल्पी, ठीक है। इंथाल्पी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ नॉट मेजर्ड डायरेक्टली बिकॉज द कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रहा। 4 स्टेप्स लग रहे हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए, एंड इट फॉर्म इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेप्स दरकार हैं। इट फॉर्म इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, सो इंथाल्पी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग हेसेस लॉ। तो इंथाल्पी इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की इंथाल्पी अगर आपने फाइंड करनी है ना, तो हमें पता है कि हेसेस लॉ की मदद से हम इनडायरेक्टली वे ऑफ मैनर में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है ना। तो हेसेस लॉ लगाकर इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे करके। इसी तरीके से इंथाल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी इज़ नॉट मेजर्ड डायरेक्टली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी भी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी नहीं हम इंथाल्पी कैलकुलेट कर सकते थ्रू बम्ब कैलोरीमीटर, क्योंकि ये देखें यहाँ पर क्या होता है, बम्ब कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है, ये बम्ब है, ठीक है ना, ये बम्ब कैलोरीमीटर है, ठीक है ना, ये बम्ब कैलोरीमीटर है। यहाँ पर करके क्या होता है, यहाँ पर करके ये प्लाटिनम क्रूसिबल है, इसके अंदर वो ये पैट्री डिश है, इसके अंदर वो सब्सटेंस वो सैंपल रखा जाता है कि जिसको जलाना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ रखी गई है, उसको हमने जलाया है, तो जलाने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से 20 atm प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से जब भी किसी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, यहाँ पर हमने कार्बन रखा हुआ है, सैंपल के तौर पर कार्बन रखा हुआ है, हम चाहते हैं जी कार्बन मोनोऑक्साइड बने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी है हम वो बनाना चाहते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकें थ्रू बम्ब कैलोरीमीटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने तो बनना नहीं है, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे इस कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। हमेशा याद रखना, जब भी कार्बन बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको।
ये हो गई। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, अगर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ही कम हो ना, तो फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है इस तरीके से। 2 कार्बन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 कार्बन ये 2 है, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो सी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला स्टेप होगा। जब भी कार्बन बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन सकती। जब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन सकती तो हम इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते थ्रू बम्ब कैलोरीमीटर। बम्ब कैलोरीमीटर हम उन सब्सटेंसेस के लिए बम्ब कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। हम उन सब्सटेंसेस की एनर्जीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बम्ब कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं कि जिन सब्सटेंसेस की एनर्जी डायरेक्टली फाइंड आउट करनी हो। चूँकि यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रही कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की वजह से हम बम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ ही नहीं कर सकते। तो अगर बम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ नहीं कर सकते तो हम हेसेस लॉ की मदद से हम क्या कर लेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाली बात लिख देनी, द इंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी इज़ नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं फॉर्म हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते थ्रू बम्ब कैलोरीमीटर। इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हेसेस लॉ यूज़ करेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पर हम हेसेस लॉ यूज़ करेंगे, डेल्टा H यहाँ से निकाल लेंगे जो भी आएगी, ठीक है ना। समझ आ गई? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।